डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एडवांस इंडियन इकोनॉमी के जिस टॉपिक की हम पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि बेरोज़गारी क्या है, बेरोज़गारी के कौन कौन से प्रकार हैं, बेरोज़गारी के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और बेरोज़गारी के कौन से प्रमुख कारण हैं। जैसा कि आपको मालूम है, बेरोज़गारी एक अभिशाप है। ये एक सामाजिक आर्थिक घटना है जिसका किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस देश में सभी मानवीय संसाधनों को रोज़गार मिला हुआ होता है, वो देश उतना ही अधिक विकसित होता है, और बेरोज़गारी की स्थिति में देश उतना ही पिछड़ी स्थिति में चला जाता है, पिछड़ जाता है। यहाँ हम बेरोज़गारी के मापन की कुछ अवधारणाएं हैं। ये 3 अवधारणाओं की बात करेंगे, जिसमें इन अवधारणाओं के इतिहास में यदि हम जाते हैं तो पता चलता है कि भारत सरकार ने प्रोफेसर M.L. दांतवाला की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, और उस कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर इन 3 अवधारणाओं को अपनाया गया। और वर्तमान में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO इन 3 अवधारणाओं के आधार पर देश में रोज़गार के आंकड़े एकत्रित करता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 अवधारणाओं में पहली अवधारणा है सामान्य स्थिति, यूजुअल स्टेटस। यानी सामान्य स्थिति को के अनुसार वर्ष को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग व्यस्त भाग होता है, दूसरा सुस्त भाग। यानी देश में जो आर्थिक और कृषि संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, उनके हिसाब से कुछ वर्ष का कुछ भाग बहुत व्यस्त होता है, जबकि कुछ भाग सुस्त माना जाता है। जैसे कृषि कार्यों के समापन के बाद देश में कृषि में लगे हुए कृषकों और भूमिहीन मजदूरों के पास आय का कोई जरिया नहीं होता है, वो बेरोज़गार हो जाते हैं, तो उस सीज़न को सुस्त सीज़न के रूप में भी माना जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को व्यस्त सीज़न के दौरान भी किसी तरह का काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोज़गार माना जाता है। यानी यूजुअल स्टेटस मीन्स a number of person who remain unemployed for a major part of the year। यानी सर्वे से पिछले 1 वर्ष के दौरान यदि उसे किसी भी दिन रोज़गार नहीं मिलता है तो उसे सामान्य रूप से बेरोज़गारों की गिनती में रखा जाता है। इसके बाद दूसरी अवधारणा है करंट वीकली स्टेटस, प्रचलित साप्ताहिक स्थिति। यानी इसके साप्ताहिक आधार पर ज्ञात किया जाता है कि किसी संदर्भित सप्ताह में यदि व्यक्ति को 1 घंटे का भी काम उपलब्ध ना हो तो उसे बेरोज़गार माना जाता है। अर्थात सर्वेक्षण से पूर्व के सप्ताह में व्यक्ति को यदि 1 घंटे भी काम नहीं मिलता है तो वो पूरी तरह से बेरोज़गारी की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद तीसरी स्थिति है प्रचलित दैनिक स्थिति, यानी करंट डेली स्टेटस। करंट डेली स्टेटस के अंदर किसी व्यक्ति को 1 दिन में 4 घंटे का कार्य उपलब्ध होता है तो उसे आधे दिन के लिए रोज़गार युक्त माना जाएगा, और यदि इससे अधिक उसे कार्य उपलब्ध होता है तो उसे पूरे दिन के लिए रोज़गार युक्त माना जाता है। Under this category, the reference period here is a day. If a person didn't find work on a day or some days during the survey week, he or she is regarded as unemployed।
ठीक है। तो इस तरह से 3 अवधारणाओं के आधार पर देश में बेरोजगारों की गणना की जाती है। यहाँ कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, हम अब बात करेंगे कि देश में बेरोजगारों की क्या स्थिति है, कितनी संख्या है। चूँकि भारत का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए NSSO को निर्देश देता है और NSSO इन 3 विधियों के आधार पर देश में बेरोजगारों की संख्या का आकलन करता है। उच्च शिक्षा के लिए सर्वे करने वाली एक संस्था है एसोचैम। इस संस्था के सर्वे के अनुसार देश में शिक्षा प्राप्त या शिक्षित बेरोजगारों के बारे में एक बहुत ही आई ओपनिंग भयावह स्थिति को उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में 85% 85% ऐसे शिक्षित युवा हैं जो अच्छी खासी शिक्षा के बावजूद अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाए। इन्हीं शिक्षित बेरोजगारों में, इन्हीं शिक्षित युवाओं में 47% युवा रोजगार के लिए ही योग्य नहीं पाए गए। 65% युवा क्लर्क का काम भी नहीं जानते और 97% शिक्षित युवा अकाउंटिंग से संबंधित किसी भी कार्य को ठीक तरीके से करना नहीं जानते। तो ये एसोचैम के अनुसार एकत्रित की हुई जानकारी है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देश का 58% युवा साल भर में लगभग 65,000 रुपये कमाता है। और एक और जो फैक्ट इस रिपोर्ट में कहा गया वो ये कहा गया कि अधिकांश स्नातक छात्र देश के रोजगार कार्यक्रम यानी मनरेगा में जो मजदूरी मिलती है उस मजदूरी के बराबर रुपए कमा पाने में ही सक्षम होते हैं। तो ये स्थिति है शिक्षित युवाओं की जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उचित पारिश्रमिक और उचित मजदूरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ 1983 से 2013 तक की बेरोजगारी की औसत वृद्धि दर की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस दौरान औसत वृद्धि दर 7.32% रही, जिसमें ये कहा गया कि 2011-12 के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 3.8% थी। यदि इस राज्यवार बात की जाए तो राज्यवार भारत में गुजरात ऐसा राज्य है जिसमें बेरोजगारी की दर सबसे कम पाई गई, जबकि केरल और पश्चिम बंगाल सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राज्य रिपोर्ट किए गए। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि देश में बेरोजगारों की स्थिति बहुत ही विकट है। देश में महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की भी अनुमानित बेरोजगारी दर 7% है, जो बहुत अधिक है, यानी पुरुषों से कहीं अधिक है। इस तरह से देश में हर साल लगभग 30 लाख युवा स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी कर लेते हैं, लेकिन तब उसके उपरांत भी उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बेरोजगारी की दर 4.9% है, यानी नीचे हम जिस चित्र में की चर्चा हम करेंगे उसमें भी ये कहा गया है कि देश में वर्तमान में लगभग 4.9 यानी 5% के आसपास बेरोजगारी की दर है। इस चित्र में कहा गया है कि जनसंख्या के जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके अनुसार देश में 12 करोड़ रोजगार अवसरों की आवश्यकता है। 12 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ ही लोगों को रोजगार मिल पाता है। इसमें स्त्री और पुरुष के अनुसार यदि मेल फीमेल वाइज बात की जाए तो लगभग 5 करोड़ 82 लाख पुरुष हैं वो बेरोजगार हैं, जबकि स्त्रियों में ये संख्या 5 करोड़ 79 लाख यानी लगभग 12 करोड़ में से आधे पुरुष और आधे स्त्री बेरोजगारी के शिकार हैं। और इन्हीं बेरोजगारों में यदि आयु वर्ग के हिसाब से बात की जाए तो आयु वर्ग में 15 से 19 आयु वर्ग के बीच के बेरोजगारों की संख्या है 18%, 20 से 24 आयु वर्ग के बेरोजगारों की संख्या है 22.7%, 25 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगारों की संख्या है 17.4% और 30 से 34 वर्ग के आयु वर्ग के लोगों की संख्या है 13.6%। इस तरह से कह सकते हैं कि 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की बेरोजगारी
दर सबसे अधिक है या बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक है। इस तरह से इधर यहाँ योग्यता के अनुसार भी बेरोजगारी के आंकड़े दिए गए हैं। नीचे हमने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें ये कहा गया है कि वर्ष 2016 से 2018 के बीच लगभग 5 मिलियन रोजगार के अवसर देश में खत्म हुए। उसके बहुत से कारण रहे हैं और इसके बाद हमने एक रिपोर्ट का और हवाला दिया है जिसमें ये कहा गया है कि वर्ष 2011-12 से लेकर 2015-16 तक प्रति वर्ष बेरोजगारों की दर है या बेरोजगारी दर है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। जहां 2011-12 में 3.8% थी, वही बढ़ करके 2015-16 में 5% के पार पहुंच गई। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि सरकार द्वारा बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इसमें मैंने जैसे पहले भी चर्चा करी है कि नियोजन काल में पहली पंचवर्षीय योजना मतलब 1951 में शुरू होती है, उसके बाद से ही सरकार ने हर पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है और इसके साथ ही अनेक रोजगार मूलक कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिसमें पहला कार्यक्रम 1979 में ट्राइसिम शुरू किया गया, नेशनल स्कीम ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी स्वरोजगार के लिए सरकार ने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना था या उनको रोजगार उपलब्ध करवाना था। इसके बाद दूसरा है IRDP, जो कि बहुत प्रसिद्ध प्रोग्राम रहा है। इस प्रोग्राम को 1978-79 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से समस्त ग्रामीण विकास की योजनाओं को शुरू किया जाए और उन योजनाओं में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए ताकि उनकी आय में इजाफा हो सके। इसके बाद तीसरा जो सरकार की तरफ से प्रयास किया गया, जो प्रोग्राम शुरू किया गया, वो था स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। यह रोजगार योजना भी शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी। इसमें शहरी स्वयं रोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के नाम से 2 प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसका उद्देश्य भी लोगों की स्वरोजगार की तरफ उनका रुझान बढ़ाना था और साथ ही उनको आय के अतिरिक्त अवसर भी प्रदान करना था। इसके बाद अगला प्रोग्राम है रोजगार गारंटी योजना या योग है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। यह कार्यक्रम भी देश के 1752 पिछड़े क्षेत्रों में इसको शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत 1994 से हुई। उस शुरुआत के बाद प्रयास किया गया कि इस योजना के तहत 100 दिनों तक अकुशल श्रमिकों को काम प्रदान किया जाए ताकि उनकी आय में इजाफा करके और उनके जीवन स्तर को, उनके रहन सहन को ऊंचा उठाया जा सके। इसके बाद अगला प्रोग्राम शुरू किया गया जवाहर रोजगार योजना। 1989 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कम से कम एक सदस्य को 1 वर्ष तक 50 से 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। इसमें महिलाओं के लिए भी कुछ रोजगार के जो अवसर थे वो सुरक्षित रखे गए, आरक्षित रखे गए। इसके बाद जो अगला प्रोग्राम रोजगार सृजन का रखा गया वो था नेहरू रोजगार योजना NRY। इस योजना के तहत 3 तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसमें पहली योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी देना, दूसरा इसमें 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में मजदूरों के लिए मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना और तीसरा शहरों में शहरी गरीबों को अपने कौशल से मेल खाते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। ये 3 योजनाओं के मार्फत नेहरू रोजगार योजना लागू की गई। इसके बाद में अगला प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए शुरू किया गया वो था DPAP ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम। यह प्रोग्राम भी देश के लगभग सूखा प्रभावित 70 जिलों में इसको शुरू किया गया। 70 जिलों यानी 13 राज्यों के 70 जिलों में इसको शुरू किया गया और इस पर भी
बड़ी धनराशि खर्च करके उन क्षेत्र के लोगों की आय को बढ़ाना, उन क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ताकि उनका रहन सहन ऊंचा उठाया जा सके। इसके बाद सरकार ने प्रयास किया कि छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए। जैसा कि मैंने पहले चर्चा करी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से सरकार का उद्देश्य रहा कि देश में कृषि पर जो निर्भरता है ग्रामीण जनसंख्या की, उस निर्भरता को कम करके उद्योगों की स्थापना की जाए, ताकि खेती में जो अदृश्य बेरोजगारी व्याप्त है, उस अदृश्य बेरोजगारी को कम करके और प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि की जाए और उन्हें अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करके रोजगार दिया जाए, ताकि उनका जीवन ऊंचा उठ सके। इसके बाद जिस प्रोग्राम की हम चर्चा कर रहे हैं वो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम जो वर्तमान में भी चल रहा है, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी कोरोना काल के दौरान जितना भी श्रमिक उद्योगों से या शहरों से पलायन करके गांवों में चला गया, उन श्रमिकों को उनकी आजीविका प्रदान करने के लिए, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम के रूप में उभर करके सामने आया है, जिसकी विश्वव्यापी या विश्व स्तर पर जिसकी प्रशंसा की गई है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 में की गई थी और बाद में 31 दिसंबर 2009 को इस योजना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में विद्यमान लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उन्हीं के गांव में ही रोजगार प्रदान करना और उन्हें कम से कम 100 कार्य दिवस के लिए रोजगार देने की गारंटी सरकार के द्वारा दी गई। इस तरह से यदि मान लीजिए आवेदन करने के बाद 15 दिन के अंदर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करती है। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे विशाल मनरेगा प्रोग्राम आज भी देश की लाइफलाइन बना हुआ है, क्योंकि कोरोना के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार छिन जाने की वजह से उनके सामने भुखमरी और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उस संकट को दूर करने में मनरेगा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में उभर के सामने आया है। इसके बाद अगला जो प्रोग्राम सरकार द्वारा शुरू किया गया वो था प्रधानमंत्री कौशल विकास। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश के युवाओं में स्किल यानी क्षमता डेवलप करने का, स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है जो जुलाई 2015 में शुरू किया गया। और इस योजना के तहत ऐसे लोगों को चुना गया जो या तो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं या वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं और कम पढ़े लिखे होने के कारण उनको रोजगार नहीं मिलता है। फलस्वरूप उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी इस प्रोग्राम के मार्फत, ताकि उनमें उस कौशल का, उस हुनर का विकास हो सके जिस हुनर की उद्योगों को आवश्यकता है, और उसे उस कौशल विकास के उपरांत तुरंत रोजगार प्राप्त हो जाए, ये सुनिश्चित किया गया। इसके बाद में ये इस प्रोग्राम में ये भी कहा गया कि 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और वहीं 2022 तक लगभग 500 मिलियन कुशल श्रमिक तैयार करने का लक्ष्य भी इस प्रोग्राम में रखा गया। और एक अंतिम प्रोग्राम जिसको कहा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सरकार ने इस प्रोग्राम को इसलिए लॉन्च किया ताकि हर एक ग्रामीण परिवार को कम से कम एक महिला सदस्य को रोजगार दिया जा सके और उसके साथ साथ इस जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी आजीविका पर संकट है उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके, इसका प्रयास किया गया। इस तरह से सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद से ही बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए तमाम प्रयास किए गए। उसमें बजट में बड़ी मात्रा में धन का आवंटन भी किया गया। बावजूद उसके आज भी बड़े पैमाने पर
बेरोजगारी व्याप्त है। जैसा कि हमने कहा कि अभी भी बेरोजगारी की दर है वो 5% या उससे अधिक है, जिसे कम किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए सरकार के लिए, ये हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।